नमस्कार। आज हम 26 नवंबर 2025 के हरियाणा की आवाज अखबार के पन्नों में गोता लगा रहे हैं। और आज की सुर्खियां पहली नजर में थोड़ी बिखरी हुई सी लगती हैं। एक तरफ है मजदूरों से जुड़े नए कानून, तो दूसरी तरफ अयोध्या और कुरुक्षेत्र से राष्ट्रीय पहचान पर बड़े भाषण। हमारा मिशन है इन अलग अलग धागों को पकड़कर देखना कि इनसे तस्वीर क्या बनती है। एक तरफ देश की श्रम नीति में एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है और दूसरी तरफ सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विमर्श के जरिए राष्ट्र के भविष्य की दिशा तय की जा रही है। चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। बिल्कुल। और शुरुआत शायद सबसे बड़ी आर्थिक खबर से करनी चाहिए, भारत की नई श्रम संहिताएं। सरकार ने जो 29 पुराने श्रम कानून थे ना, उन सबको मिलाकर अब 4 नई संहिताओं को अधिसूचित कर दिया है। ये दशकों में सबसे बड़े सुधारों में से एक है। सुनने में तो ये बहुत बड़ा बदलाव लग रहा है। तो इसका मतलब क्या है? मजदूरों और कंपनियों के लिए क्या बदल रहा है? देखिए, यहाँ 2 मुख्य पहलू हैं। पहला, मजदूरों के लिए, उनके लिए कवरेज का विस्तार हुआ है। पहली बार एक वैधानिक राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन होगा जो कानूनी रूप से बाध्यकारी है और सभी क्षेत्रों पर लागू होता है। और शायद इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि असंगठित, गिग और प्लेटफॉर्म कर्मचारियों को भी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया गया है। अच्छा, गिग और प्लेटफॉर्म कर्मचारी भी, ये तो बहुत बड़ी बात है। और कंपनियों के लिए? उनके लिए अनुपालन को सरल बनाया गया है। डिजिटल फाइलिंग, सुव्यवस्थित निरीक्षण और वो जो इंस्पेक्टर राज की बात होती थी, उससे इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर मॉडल की ओर एक बदलाव है। लेकिन सबसे चर्चित बदलाव औद्योगिक संबंध संहिता में है, जहां 300 कर्मचारियों तक वाली कंपनियों को छटनी या बंदी के लिए सरकारी मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। पहले ये सीमा सिर्फ 100 कर्मचारियों की थी। हाँ, और यहीं पर बात वाकई दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि संपादकीय में इस पर एक अलग एक चिंताजनक दृष्टिकोण भी है। बिल्कुल, जहां उद्योग जगत इसे लचीलापन और रोजगार सृजन को प्रोत्साहन देने वाला कदम बता रहा है, वहीं ट्रेड यूनियनें काफी चिंतित हैं। उनका तर्क है कि इससे रोजगार की सुरक्षा कम हो सकती है और मजदूरों की जो सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति है वो कमजोर हो सकती है। इन संहिताओं की असली सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि राज्य इन्हें लागू कैसे करते हैं। तो अब अर्थव्यवस्था से हटकर संस्कृति और राजनीति की ओर चलते हैं। प्रधानमंत्री के 2 बड़े भाषणों को भी प्रमुखता से कवर किया गया है। पहला अयोध्या में राम मंदिर से। हाँ, ये मंदिर के शिखर पर धर्मध्वजा फहराने के बारे में है। और खबर इसे सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज के रूप में प्रस्तुत करती है। इसमें ध्वज के प्रतीकों का जिक्र है, केसरिया रंग, सूर्यवंश की महिमा, ओम और वो कोविदार वृक्ष जो रामराज्य के प्रतीक हैं। मैंने ये भी पढ़ा कि रिपोर्ट में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि परिसर में दूसरे मंदिर भी हैं, जैसे माता शबरी और निषाद राज के। सही बात है। और ये सीधे 2047 तक विकसित भारत बनाने के संकल्प से जुड़ा है। संदेश ये है कि जैसे राम के साथ समाज के हर वर्ग ने भूमिका निभाई, वैसे ही देश के विकास के लिए सबका प्रयास आवश्यक है। और दूसरा भाषण कुरुक्षेत्र का है, जो सिख गुरुओं के इतिहास से जुड़ा है। हाँ, उसमें गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान और मुगल आक्रांताओं के खिलाफ उनके संघर्ष को याद किया गया है। और इसे सरकार के कामों से जोड़ा गया है, जैसे करतारपुर कॉरिडोर और 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाना। तो दोनों भाषणों का सार एक ही है, विरासत को सम्मान देकर भविष्य का निर्माण करना। तो आज के इस डीप डाइव से 2 बड़ी तस्वीरें उभरती हैं। एक तरफ भारत अपनी श्रम व्यवस्था को पूरी तरह से नया रूप दे रहा है, जिसमें श्रमिकों के लिए सुरक्षा और व्यवसायों के लिए लचीलेपन के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश है। और दूसरी तरफ राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को एक प्रेरक शक्ति के रूप में स्थापित किया जा रहा है। आज के लिए एक अंतिम विचार। राम मंदिर पर एक लेख में रामायण के वैश्विक प्रभाव का जिक्र है। थाईलैंड में, जहां राजाओं को राम की उपाधि दी जाती है और राजधानी का नाम अयोध्या था, और इंडोनेशिया में, जहां आज भी रामकथा संस्कृति का अभिन्न अंग है। ये एक दिलचस्प सवाल उठाता है, जब भारत राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सांस्कृतिक पहचान को मजबूत कर रहा है, तो इसका असर दक्षिण पूर्व एशिया के उन देशों के साथ सांस्कृतिक कूटनीति पर कैसे पड़ेगा जो इसी विरासत का एक साझा हिस्सा हैं।